नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे प्राचीन इतिहास के सीरीज का 21वां वीडियो है और आज का हमारा विषय है मौर्योत्तरकालीन कला, जिसके अंतर्गत हम लोग गंधार, अमरावती और मथुरा कला शैली का अध्ययन करेंगे। तो आइए थोड़ा बैकग्राउंड के साथ इसको समझते हैं। लगभग 150 BC के आसपास यानी मौर्यों के बाद कला के रूप में मूर्ति कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। यहाँ ध्यान रखिएगा, मूर्ति कला का। हमने देखा था कि भारत का उत्तर पश्चिम प्रांत मध्य एशिया से आने वालों के लिए प्रवेश द्वार का काम करती थी। ये इन भागों में क्षत्रप या राजपाल के माध्यम से शासन किया करते थे। इनका जब स्थानीय लोगों से संपर्क हुआ तो संस्कृति और कला का समन्वय हुआ और नई तरह की प्रणाली विकसित हुई। तो ये देखते हैं कि कौन कौन सी नई नई प्रणालियाँ विकसित हुई कला की। तो पहला हमारा है गंधार कला। इसे हम लोग यूनान प्लस भारतीय प्लस रोम प्रणाली भी कह सकते हैं तथा इंडो ग्रीक प्रणाली कहते हैं। इसके अलावा दूसरा है मथुरा कला, जिसे यह स्वदेशी प्रणाली के रूप में विकसित हुई, तथा तीसरा है अमरावती कला, ये भी स्वदेशी प्रणाली के रूप में विकसित हुई। तो आइए बारी बारी से हम लोग इन तीनों कलाओं का जो मूर्ति कला का स्वरूप है इसको बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग गंधार कला का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज हमारी पहली शैली है गांधार शैली, जिसे हम लोग इंडो ग्रीक शैली या यूनान भारतीय शैली या ग्रेसियो बौद्ध शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखें, ग्रेसीय बौद्ध शैली, जिसका समयकाल 400 BC से लेकर 700 AD तक के बीच में रहा है तथा इसे शक और कुषाण राजवंश का प्रश्रय भी मिला है। इसके अंतर्गत इनको संरक्षण भी मिला है। इसके अलावा इस शैली में हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है, जिन पर 3 राष्ट्रों एवं 3 संस्कृतियों का समन्वय मिलता है। इसके बाद देखते हैं कि पहली हमारी जो 3 राष्ट्रों और 3 संस्कृतियों के समन्वय में पहला हमारा है रोम। इसके अंतर्गत गौतम बुद्ध का चेहरा रोम के देवता अपोलो से मिलता जुलता है तथा यूनान में हम लोग यूनान शैली में यूनान का प्रभाव को में देखें तो गौतम बुद्ध की माता का चेहरा यूनान के गृहिणी जैसा दिखता है तथा भारत में देखें तो ये जो कलाकार हैं मूर्तियों को बनाने वाले वो भारतीय हैं तथा रोम और यूनान के प्रारूप में भारतीय भावों को अभिव्यक्त किया गया है। तो गौतम बुद्ध की मूर्ति पर इन तीनों संस्कृति और तीनों राष्ट्रों का प्रभाव रहा है। इसके अंतर्गत और देखेंगे कि मूर्तियों में जो भी चेहरे की बनावट है रोम तथा यूनान का प्रभाव दिखता है और भारतीय भाव को इसके माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। मूर्तियों का स्थान देखें तो हम लोग आधुनिक पेशावर, अफगानिस्तान का कुछ भाग और पश्चिमी पंजाब तथा पाकिस्तान का उत्तरी भाग में हम लोग मूर्तियाँ पाते हैं। अब देखते हैं गंधार शैली की विशेषता क्या है। गंधार शैली की विशेषताओं को देखें तो कनिष्क का इसका संरक्षण मिला, क्योंकि कनिष्क बहुत ही ज़्यादा कला प्रेमी व्यक्ति था। इसके बाद बुद्ध की प्रतिमा अपोलो की भांति प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बुद्ध के कपड़ों एवं बालों को स्पेशली रूप से दिखाया गया। इनके कपड़े के मोड़ को, चुन्नट को उभरे हुए दिखाया गया तथा बाल जो हैं घुंघराले और लहराते हुए दिखाई दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस कला के सभी मूर्तियों में शरीर के यथार्थवादी रूप को दिखाया गया, जिसमें बलिष्ठ मांसपेशियाँ जो उभरी हुई नजर आएंगी तथा शारीरिक बलिष्ठता उसमें दिखाया गया है। इसके बाद जब मूर्ति सामग्री के रूप में हम लोग देखेंगे, शुरुआती दौर में इसमें नीले भूरे पत्थर का उपयोग किया जाता था और बाद में उत्तरवर्ती समय में मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। इसके बाद बुद्ध की प्रतिमा अलग अलग मुद्राओं में दिखाई गई है, जिसमें अभय मुद्रा शामिल है, ध्यान मुद्रा शामिल है, धर्म चक्र मुद्रा शामिल है तथा भूमि स्पर्श मुद्रा इसमें शामिल है। इसके अलावा बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमाएँ अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में हमें प्राप्त हुई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गंधार शैली के अंतिम पॉइंट में इतना पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे कि यद्यपि गंधार शैली का तकनीक यूनानी है किंतु संवेदना पूरी तरह से भारतीय है। ये हमारी गंधार शैली होगी। चलिए आगे मथुरा शैली देखते हैं। हमने देखा था कि कनिष्क की 2 राजधानियाँ थी, जिसमें पहला था पुरुषपुर, जिसे आज हम पेशावर कहते हैं, तथा उसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। मथुरा शैली गंधार शैली की बाद की शैली है। इसमें जो प्रतिमा जो बनाई गई है बौद्ध, जैन, हिंदू देवी देवताओं तीनों धर्मों को साथ में लेकर चला गया, जबकि गंधार शैली में हमने देखा था कि केवल बुद्ध की प्रतिमा हमें दिखाई देती है।
जबकि मथुरा शैली में बौद्ध, जैन और हिंदू देवी देवताओं तीनों की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। इसमें जो पत्थर उपयोग किया गया है मूर्ति बनाने के लिए वो लाल बलुआ पत्थर था तथा इसमें हम लोग देखें कि जो विषय जो है प्रसंग है इसके अंतर्गत इसमें प्रतीकों का प्रभावशाली प्रयोग किया गया है, जिसमें पीपल के पत्ते को दिखाते हुए दिखाया गया कि यह ज्ञान का बोध है तथा बुद्ध और महावीर के पीछे जो आभा मंडल होता है उसे बड़ा करके दिखाया गया है गांधार शैली की तुलना में। उसके बाद हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध की 2 प्रतिमाएं हैं, बैठी हुई और खड़ी हुई, तथा इसमें गौतम बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्व की भी प्रतिमा को दिखाई गई है। बोधिसत्व उनको कहते हैं जो बुद्ध होने के करीब में हैं, जिनके अंदर प्रेम और करुणा का भाव भरा रहता है। इसके अलावा बाह्य शारीरिक सौंदर्य के स्थान पर आंतरिक सौंदर्य पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। थोड़ा सा कुछ मूर्तियों को हम लोग देखते हैं इस शैली में जो बनाई गई है, तो इस शैली में जैन धर्म से संबंधित महावीर स्वामी की नग्न मूर्तियाँ बनाई गई है जो पालथी मारे हुए बैठे हुए ध्यान चिंतन मुद्रा में हैं। इसके अलावा यक्षिणी की प्रतिमा बनाई गई है तथा यक्षिणी के स्वरूप विशेषता के रूप में आभूषण से अलंकृत दिखाया गया तथा इसकी कमर को पतली तथा नितंब को भारी दिखाया गया है। थोड़ा सा और देखते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मथुरा शैली में बनाई हुई मूर्तियों पर चेहरे का भाव व्यक्त किया गया है। उनके मूर्तियों में भाव को व्यक्त किया गया है, चेहरे पे जो भी है उनके भाव को व्यक्त किया गया है, जिससे मूर्तियाँ हमें जीवंत नज़र आती है। इसके अलावा एक शैली होती है सजावट की, रोमन टोगा शैली, जिसमें कपड़ों को उकेरा जाता है, लेकिन इस मथुरा शैली में इस शैली का उपयोग नहीं किया गया, रोमन टोगा शैली का उपयोग नहीं किया गया। यहाँ पर वस्त्र भारतीय शैली में सजाए गए हैं, जिसके अंतर्गत पारदर्शी मलमल से अलंकृत वस्त्र इस पर सजाया गया है। इसके अलावा चेहरे पर आंतरिक सौंदर्य, आध्यात्मिक सुख और शांति को व्यक्त किया गया है। गांधार शैली जहाँ यथार्थवादी है वहीं मथुरा शैली आदर्शवादी है। गांधार शैली में कलाकारों के हाथों का कला का अनुभव दिखाया गया है, जबकि मथुरा शैली में कलाकारों का हृदय पक्ष को दर्शाया गया है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि मथुरा शैली का आरंभ काल शुंग काल रहा है तथा अपने यह चरम पर गुप्त काल में पहुंच गया है। इसके बाद मथुरा शैली के मूर्तियों के केंद्र के रूप में देखें तो मथुरा और सारनाथ एवं कौशाम्बी में भी पाई गई है। मुख्यतः मथुरा ही इसका केंद्र रहा है। इसके अलावा सारनाथ और कौशाम्बी में भी मूर्तियाँ हमें मिली है। इसके अलावा कुषाण शासकों की मूर्तियाँ भी मथुरा शैली के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, ये रही मथुरा शैली। अगली हमारी है अमरावती शैली। अगला हमारा है अमरावती शैली। यह गांधार एवं मथुरा शैली के आसपास के समय में विकसित हुई कला है। इसका प्रचलन सातवाहन शासकों द्वारा हुआ। इसका संरक्षण भी सातवाहन शासकों द्वारा ही इनका संरक्षण मिला। इसके बाद इसके विकास के रूप में देखेंगे तो ये मूलतः आंध्र प्रदेश में विकास हुआ, जिसमें अमरावती स्थान प्रसिद्ध है। इसके अलावा स्थापना आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में हुआ। इस शैली की मूर्ति वर्णनात्मक है, जिसके अंतर्गत जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें जातक कथाएं वो कथाएं होती है जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं होती है, वो जिसमें इसमें प्रयोग किया गया है, यानी कि वर्णनात्मक होती है इनकी मूर्तियाँ। इसके बाद प्रसिद्ध मूर्ति के रूप में देखें कि नागार्जुन कोंडा में आंध्र प्रदेश में है, जो इसमें महामाया देवी जो कि गौतम बुद्ध की माता थी, उनके स्वप्न और जन्म से संबंधित कहानियों का प्रतिमा दिखाया गया है। इसके बाद ये मूर्तियाँ लघु चित्र होती है, जैसे कि मधुबनी एक लघु चित्र कला है। आगे चल के हम लोग साहित्य और कला में पढ़ेंगे लघु चित्र क्या होता है। ठीक है, इसके बाद मथुरा और गांधार शैली में कलाकारों के हाथ की ताकत दिखाई देती है, जबकि अमरावती शैली में कलाकारों की अंगुलियों की ताकत दिखाई देती है। इसके अलावा इन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे पूर्ण कुंभ, पूरा घड़ा या कमल। इस शैली में मूर्तियों को सजाने पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। एक प्रतिमा के रूप में हम लोग देखें कि एक त्रिभंग मुद्रा को दिखाया गया। त्रि मतलब तीन, भंग मतलब टुकड़ा, यानी कि एक शरीर के 3 स्थानों पर झुका हुआ है। जैसे नर्तकी की मूर्ति नर्तकी होती है, वो 3 स्थानों से झुकी रहती है, पैर से, कमर से और गर्दन से। और इसकी प्रतिमा बनाने में सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया जाता है। आइए हम लोगों ने गांधार, मथुरा और अमरावती शैली पढ़ा। अब तीनों को एक साथ तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। तो रुकिए। अभी तक हम लोगों ने तीनों शैलियों का अध्ययन किया। अब थोड़ी सी तुलना करके देखेंगे कि इन तीनों शैलियों में क्या क्या अंतर है या क्या क्या समानता है। ठीक है,
गांधार शैली जहाँ बुद्ध की प्रतिमा को बताता है, वहीं मथुरा शैली बौद्ध, जैन और हिंदी देवी देवताओं की प्रतिमा को भी दर्शाता है, और अमरावती शैली भी बुद्ध की प्रतिमा को दिखाता है। तो यानी कि अमरावती और गांधार शैली बुद्ध के प्रतिमा से संबंधित है, जबकि मथुरा शैली तीनों धर्म बौद्ध, जैन और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा से संबंधित है। इसमें बाल को घुंघराले दिखाए गए हैं, यहाँ पर बाल और वस्त्र को साधारण तरीके से दिखाया गया है, जबकि यहाँ पर वर्णनात्मक शैली के रूप में मूर्तियों को दिखाया गया है, जिसमें जातक कथाएँ वहाँ पर वर्णित है, तथा ये मूर्तियाँ तथा चेहरे पर भावों को दिखाया गया, जिससे वो उनकी जीवित होने का प्रमाण मिलता है। उनके जो जीवतनता है, जीवित यानी कि वो गतिशील मूर्ति है। कुल मिलाकर थोड़ा सा जीवतनता बोलने में तकलीफ हो रही है, बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं। गांधार शैली यथार्थवादी शैली होती है, तथा जबकि मथुरा शैली आदर्शवादी शैली होती है। ये अमरावती वर्णनात्मक शैली होती है। इसके अलावा इसमें नीले भूरे पत्थर का उपयोग किया जाता है, और मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है, जबकि अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह यूनान प्लस रोम प्लस भारतीय शैली है, जबकि मथुरा और अमरावती शैली स्वदेशी शैली है। इसके बाद इसका कुषाण शासकों का संरक्षण मिला, यहाँ भी कुषाण शासकों का संरक्षण मिला, जबकि अमरावती शैली सातवाहन शासकों के संरक्षण में पली बढ़ी। इसका जो क्षेत्र है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी पंजाब, जबकि इसका क्षेत्र है मथुरा, तथा इसका क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थान। ठीक है, तो ये तीनों कला की मूर्ति कला की 3 शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों ने किया। अब कल से हम लोग ये गुप्त वंश में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।